आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, हमारी बहनें और जो लंगर चलाने वाले हमारे बाबा हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, दूसरे जिलों से भी जो लंगर लेकर लोग आए, उन सब का धन्यवाद है कि बगैर लंगर की व्यवस्था के इतनी बड़ी मीटिंग ये नहीं हो सकती। सभी लोगों ने बहुत मेहनत, यहाँ पे हमारे पदाधिकारियों ने पिछले 1 महीने से इस मीटिंग की पूरी जी जान से पूरी ताकत लगाई। पंडित राजपाल शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर लीडरों में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले वही शख्स रहे हैं जिन्हें पूरे प्रदेश का दौरा करा। मतलब घर से 2 महीने से पूरे बाहर रहे। दूसरे पदाधिकारी भी मेहनत करी और जहां उनको भेजा वे लोग वहां पे गए। मुद्दों के साथ में पूरा किसान बिरादरी आपके साथ में जुड़ी हुई है। जो किसान संयुक्त मोर्चा है, भारतीय किसान यूनियन है, वो मुद्दों की आवाज उठाता है पूरे देश भर में, सरकारों को लिखत पढ़त में देते हैं। सरकारें काम करेगी नहीं करेगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम हर मुद्दे पे उनको चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जी आप सरकारों से मिलते क्यों नहीं? क्योंकि किसानों को बता देना चाहते हैं हम सब लोग। यहां पे कर्नाटक के लोग यहां पे आए, उन्हें पूरी व्यवस्था देखी। यहां पे हरियाणा के लोग आए, यहां पे बिहार से दिनेश कुमार जी आए। हम गए थे कर्नाटक में, वहां के मुख्यमंत्री से वहां के किसान के मुद्दों पे बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में भी गए, वहां के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई। क्या ये है कि भारत सरकार ने ये कहा कि जहां पे बीजेपी के सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत नहीं करेंगे? ये एक एजेंडा तय हो चुका है पूरा कि जहां पे इनकी सरकारें होंगी ये किसानों से कोई बातचीत नहीं करेंगी। क्योंकि 22 जनवरी 2021, आज 3 साल हो गए पूरे। 3 साल के बाद में पहले और आज तक हमारी भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। ना वे बात करना चाहते, ना वे काम करना चाहते। अब किसान का एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता है आंदोलन का रास्ता। अगर आपका आंदोलन नहीं होगा तो आपकी जमीनें भी जाएंगी और आपकी फसल भी जाएगी और आपकी नस्ल भी जाएगी। जमीन लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। जमीन रात को बेचना चाहे तो जमीन रात को बिकती है। रात के अंधेरे में जमीनों के सौदे हो जाते हैं। अगर हम अपनी फसल बेचना चाहा तो आंदोलन के माध्यम से भी दिन के उजाले में नहीं बिकती। यहां पे बात कहते हैं क्योंकि सरकार का एजेंडा सेट है पूरा, वो तोड़फोड़ में लगी हुई है। वो जातियों में बांटेगी, वो धर्मवाद में बांटेगी, वो आंदोलन को फसलों में बांटेगी, वो छोटे बड़े किसानों में बांटेगी। अगर एक ही फसल का आंदोलन हम गन्ने का ले लें तो उसको भी हर शुगर मिल के अलग अलग हिस्सों में बांटेगी। एक ही शुगर मिल में फिर जो सोसाइटी होती है तो सोसाइटी में बांटेगी। तो एक बड़ा सेट एजेंडा सरकारों का है कि किसानों को कैसे बांटा जाए। आलू के किसान का हम अगर बात करें तो कोल्ड स्टोर में आलू अपना रखता है किसान, वहां पे उसको भाव नहीं मिलता। अगर भाव थोड़ा सा नीचा हो गया तो कोल्ड स्टोर वाला आलू जब्त कर देता है। जमाखोरी का बड़ा मामला है।
ये पूरी बेल्ट आलू की है, आपकी मक्का की बेल्ट है, बाजरे की बेल्ट है, भाव नहीं मिलते। एमएसपी गारंटी कानून इसीलिए देश में चाहिए कि हमारी फसलों का जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित किया है वो मिल जाए। वो इसलिए नहीं मिलता कि व्यापारी सस्ते में आपकी फसलों को खरीदता है और महंगे में आम लोगों को बेचने का काम करता है। वो चाहे बिहार का किसान, दिनेश जी यहां पे हैं, बिहार का किसान अपनी धान की फसल 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल बेचता है। वही व्यापारी वहां से धान खरीद के लखीमपुर, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, हरियाणा और पंजाब में बेचता है, एमएसपी में बेचता है। तो एक व्यापारी दो जगह नुकसान करता है। बिहार और पूर्वांचल के किसान की सस्ते में खरीदता है और यहां के किसान पे एमएसपी के नाम पे बेचता है। तो एमएसपी का भी लाभ हम किसानों को नहीं हो रहा। अकेले बिहार में मक्का के किसान को 5000 करोड़ रुपए का नुकसान मक्का के किसान को है। इनको रास्ता दे दो, रास्ता, लोग अभी आने लग रहे हैं, इनको रास्ता दे दो, सब लोग बैठ जाओ नीचे। क्योंकि बिहार के किसान जो मक्का पैदा करता है वो 1300 और 1400 रुपए में बिकती है उसकी। जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो आप पॉपकॉर्न खाते हो, वो बिहार में ही वो मक्का पैदा होती है। करीब 60 लाख मीट्रिक टन वहां से खरीद करते हैं वे, और एक टन पे करीब 7 से 8 हजार रुपए का नुकसान है। तो अगर ये पूरा हिसाब लगाओगे तो ये 5-6 हजार करोड़ रुपया बैठता है। इसी तरह से जो हमारा सेब का किसान है, हम सेब खाते हैं यहां पे, लेकिन पता रहना चाहिए कि सेब के किसान की क्या हालात है। वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हमारा हिमाचल और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे इसकी फसल होती है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी बाहर गए अमेरिका। अमेरिका के सेब पे किसानों पे जो टैक्सेस लगते थे वे भारत में कम करे हैं, 20% से भी ज्यादा है। उसका सीधा नुकसान जो कश्मीर का किसान है, जो हिमाचल का किसान है और जो श्रीनगर का किसान है, जो उत्तराखंड का किसान है, उसको सीधा नुकसान उसको होगा। दूसरी चीज यह है कि बाहर के व्यापारियों को फायदा हो। पिछले साल कश्मीर के किसानों के ट्रक 15 दिन से 22 दिन तक रोके, जिससे उनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्या ये एक साजिश थी कि वे ज्यादातर वहां के मुस्लिम किसान हैं, उनको कैसे उनको नुकसान करा जाए? क्या यह षड्यंत्र था? क्या यह है कि किसान अपनी फसल सस्ते रेट में बेचे, किसान बैंकों से कर्जा ले और अपनी जो जमीन वो सीधा फिर बैंकों को दे दे, क्योंकि कर्जा उससे पटेगा नहीं? एक साजिश चल रही है। हम पूरा देश का किसान एक हैं। ये सरकारें हमको धर्म और जाति में बांटेगी, किसानों की फसलों का नुकसान करेगी। हमको इकट्ठा होकर बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, ऐसे ही एमएसपी के लिए पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। देश में वैचारिक क्रांति होगी। जो क्रांति, जो आंदोलन विचार से जुड़ा हुआ होगा, उसमें सभी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वे चाहे पुलिस फोर्स के लोग हैं, वे चाहे किसी उसमें नौकरी करते हैं, वे फ्रंट पे नहीं आएंगे, लेकिन वे आपके साथ में घबराने की जरूरत नहीं। आप आंदोलन के लिए तैयार रहो, आंदोलन होगा। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर अपने तैयार रखना। ट्रैक्टर का बड़ा आंदोलन होगा ट्रैक्टर से। जैसे पंजाब और हरियाणा के लोग अपने मजबूती के साथ में ट्रैक्टर रखते हैं,
ऐसे ही हमारे लोग भी, क्योंकि वो ट्रैक्टर चलेगा, जो ट्रैक्टर 10 साल पुराना हो जाएगा, भारत सरकार ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया, डीजल से चलने वाले कोई भी वाहन बंद कर दिए। क्या ये कानून देश में होना चाहिए कि जिससे बड़ी कंपनियों को फायदा होगा और किसान को नुकसान होगा? जो एनसीआर है उसमें 10 साल डीजल वाहन, वो चाहे जज की गाड़ी हो, वो डॉक्टर की गाड़ी हो, वो किसान का ट्रैक्टर हो, वो रोडवेज की गाड़ी हो, ये सारा एक कैटेगरी में आ सकता है। कौन किसान है कि जो 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देगा? एक बड़ी लड़ाई, बड़ा संघर्ष देश में फिर होगा। जमीन अधिग्रहण के मामले, आप लखनऊ एयरपोर्ट की आप बात कर ले, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया मुआवजा भी। जहां जहां लोग आंदोलन कर लेते हैं वहां पे मुआवजे की बात कर लेते हैं। लखनऊ में कुछ किसान संगठन थे, उन्होंने इसकी बात उठाई और आंदोलन छोड़कर चले गए, और उन किसानों की पूरी जमीन एयरपोर्ट में चली गई। सरकार और अधिकारी क्या कहते हैं कि 1942 में जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, उस टाइम पे ये जमीन ले ली थी। क्या देश आजाद हुआ, ये लखनऊ का एयरपोर्ट का किसान आजाद नहीं हुआ? आप आंदोलन नहीं करोगे तो ये आपकी जमीन फ्री में भी लेंगे। बड़े बड़े व्यापारी आपने देखा होगा कि जमीन खरीद में लगे हुए हैं। अपनी जमीन बेचने का काम ना करो, आंदोलन करने का काम करो। जमीन वो एग्रीकल्चर, कृषि के नाम पे बैनामा करवाते हैं, उसके बाद में उसकी दीवार करते हैं। जहां दीवार हुई तो क्या उस चक्रोड पे फिर आप अंदर जा सकते हो? हाईवे की पूरी जमीन व्यापारियों ने खरीद ली, नेताओं ने खरीद ली, अधिकारियों ने खरीद ली। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे आज आप यहां पे आए, इसी तरह से आने वाले टाइम पे मीटिंगें होगी, ब्लॉक स्तर पे मीटिंगें होगी। अपना ब्लॉक, अपनी मीटिंग, कोई ब्लॉक से बाहर का आदमी उस मीटिंग में नहीं आएगा। गांव के अध्यक्ष अपने सुझाव रखेंगे, आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे पूरे देश भर में। वैचारिक क्रांति होगी, जो क्रांति जो विचार से जुड़ी हुई क्रांति हो वो होगी। उसके लिए अपनी फौज तैयार करनी है, अपने वॉलंटियर तैयार करने हैं। और ये ध्यान से सुन लो भाई, आरएसएस के लोग, अब ध्यान से सुन लेना, जिनका ये जो एजेंडा है, सब लोग जिनके गांव में मंदिर है, अपनी मीटिंग मंदिरों में करनी शुरू करो। मंदिरों की कमेटी बनाओ, नहीं तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां की कमेटी बना के आपके मंदिरों को कब्जाने का काम करेगी। देश में मंदिरों को खतरा मुसलमान से नहीं है, देश में गांव के मंदिरों को खतरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से है। इनकी बहुत संस्थाएं हैं। और भी ध्यान से सुन लो, अगर आरएसएस के लोग लाठी लेकर चलते हैं तो भाई आपकी भी परेड लाठी लेकर ही होनी चाहिए। अगर उनकी मीटिंग, उनके साथ में अधिकारी उनकी शाखाओं में जाएंगे तो हमारे विचारधारा के लोग भी हमारे बीच में आएंगे, बैठेंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो शाखाओं के खिलाफ हमारे प्रोग्राम चलेंगे। उनसे सीखने की भी जरूरत है। वे जैसे 8-8 दिन के प्रोग्राम चलाते हैं, हमको भी 8-8 दिन के प्रोग्राम चलाने चाहिए। मोबाइल बगल रखे उनसे सीखना भी चाहिए। उन्हें पूरे देश को धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया, आप अपने देश के किसानों को किसान भावनाओं से जोड़ दो। मीटिंगें करो अपनी गांव-गांव में, कमेटियां बनाओ,
वे आपके बीच में आएंगे, देश के इतिहास में परिवर्तन करना चाहते हैं। वे इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे कि इतिहास में छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें वे ही लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो आरएसएस की विचारधारा रखते हैं, वे अपने वहां पे छेड़खानी करेंगे। उसमें सिख समाज के लोग भी हैं। भाई सिख समाज का और मुसलमान का बीजेपी से क्या संबंध है? भूल गए जो आपके साथ अत्याचार हुए। लेकिन इनको आरएसएस की ट्रेनिंग देके इनके ग्रंथों में छेड़खानी करवाई जा रही है। दरबार साहब जो हमारा धार्मिक स्थल अमृतसर में बड़ा, वो है, उनकी कमेटियों में आरएसएस के ट्रेनिंग शुदा सिख समाज के लोग वहां पे घुसा दिए। तो अपने बीच में देखो, ये हमारे संगठन में भी बहुत लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना। संगठन में इनके लिए कोई जगह नहीं भाई। जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है, जो संविधान के कायदे कानून में नहीं चलता, जिसने पूरे देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, जिस देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, जिसने पूरे मीडिया हाउस पे कब्जा कर लिया, जो पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर में अगर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और उनको धमकाया जाता है एक मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा कि या तो बोलना बंद कर दो, नहीं तो आपके घर पे ईडी और वे आ जाएगी, तो क्या इस तरह का अब देश में कोई आजादी है? अभी इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है कि वोट कैसे मिलेगी। देश में एक ही चीज पर रिसर्च हुई, फसलों पर कोई रिसर्च नहीं है। एक चीज पर रिसर्च जरूर है कि वोट कैसे मिलेगी, उस पर पूरी रिसर्च देश में हो रही है। और जो विपक्ष के लोग हैं भाई, ये इन्होंने भी गठबंधन बड़ा बना लिया, बड़ा कुनबा हो गया। आपस में मत लड़ो। देश में अगर विपक्ष भी कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा, तानाशाहों का जन्म होगा देश में। विपक्ष भी देश में मजबूत रहना चाहिए। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता इनको कोई वोट नहीं दे रहा। लेकिन अब तो भाई जब गिनती होती है तो बीजेपी का हरा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। क्या कोई एक आदमी कोर्ट में गया, कोई एक आदमी इलेक्शन के वहां गया? और उसका असर यह रहा कि जो छोटे चुनाव हुए, उसमें जो किसान का चुनाव था, जिला पंचायत का, जो बैंकों का चुनाव था, जो सोसाइटियों का चुनाव था, अगर कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, दूसरा कैंडिडेट कोई किसान है, तो उसके सबके पर्चे कैंसिल हुए। तो शर्म आनी चाहिए भाई किसान संगठनों को भी। विपक्ष के लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे, और जब तक विपक्ष के लोग लाठी नहीं खाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, घर के बेडरूम में सोएंगे, तो भाई सोते ही रह जाना, हवाई हवाई होगा आपका काम। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अपनी बात कहेंगे, जो देश में सत्यता होगी वो कहेंगे। अगर सरकार, कोई भी सरकार खिलाफ किसानों के फैसला लेगी तो उसके खिलाफ हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हम अभी मध्य प्रदेश में जाएंगे 20 तारीख के बाद में, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, उसके बाद में बिहार में जाएंगे। तो जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसला लेगी, हम उसके खिलाफ वहां पे बिगुल बजाने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार में भी 17 साल पहले बाजार समिति जो मंडियां हैं वो बंद है। बिहार में कोई मंडी नहीं है अब। बिहार के लोग इसीलिए तो मजदूर बन गए, या तो वे मजदूर और लेबर बन गए, या वे पढ़ाई में चले गए तो अधिकारी बन गए। किसान बिहार में कोई बनना नहीं अब चाहता, क्योंकि बड़ा व्यापारी गांव में जाता है, फसलों को खरीदता है, उसको रेट नहीं देता।
तो आप अपने आंदोलन को 3 रखें। बिजली का एक बड़ा इशू है, कई स्टेट में बिजली फ्री है, प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। घोषणा पत्र में यह कहा कि बिजली फ्री देंगे, सरकार बनने के बाद में कहा कि 1 साल के लिए फ्री देंगे, लेकिन मीटर लग रहे हैं। मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी भाई? वो टेक्नोलॉजी बता दो। वो नहीं बता रहे। देखो 5 साल मीटर नहीं लगेंगे, हम तो घोषणा पत्र को मानेंगे। या तो ये कहोगे घोषणा पत्र नकली था, जिसने घोषणा पत्र बनाया उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो। अगला जो आपका चुनाव होगा 27 में, जब भी यहां पे विधानसभा का चुनाव होगा 27 में, उसमें घोषणा पत्र लेकर और उसमें कहोगे मीटर लगाएंगे। जो दस्तावेज है उसमें फोटो लगा के बड़े बड़े होल्डिंग बनाओ, ये लगाने पड़ेंगे। आवारा पशु का एक बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री जी ने खैर एक घोषणा तो उन्होंने ठीक कर दी, जो घोषणा करी भाई उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आवारा पशु कहीं है तो उसको थाने में ले जाओ, जो थानेदार है उसके पास में फंड है, वो बड़ी गौशाला में उसको भिजवा देंगे। तो भाई एक बार धन्यवाद दे दो मुख्यमंत्री जी का, थैली पीट दो। जो आवारा पशु है उनको पुलिस स्टेशन में ले जाओ, क्योंकि थानेदार के पास में फंड है, वो गांव को पशुओं को बड़ी गौशाला में भिजवाने का काम करेंगे। भाई जब चोर को भिजवाने का काम करे तो ये भी तो इन्हें कौन भिजवाएगा? तो कहां लेकर जाने हैं आवारा पशु? पुलिस स्टेशन में। मुख्यमंत्री जी का एक आध काम तो ठीक है, ये ठीक है नहीं? हाँ ठीक है, एक आध काम तो कम से कम ठीक करा ही है, क्योंकि थानेदार भी एक आध काम नहीं करता हो, धारा धारा ठीक काम कर लगेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा है, हम घोषणा पे काम करते हैं। इसे प्रमुखता से ध्यान रखना। थानेदार झूठे मुकदमे लिखे, आवारा पशु कहां जाएंगे? वे जाएंगे थाने में। आवारा पशु जंगली जानवर जो खास करके बिजनौर और जो हमारी लखीमपुर खीरी तराई की जो बेल्ट है, इसमें पहाड़ से नीचे जो जंगलों से जंगली जानवर आ रहे हैं जो हमला करते हैं, उनको सरकार फेंसिंग वहां पे करे, तारबंदी करे, उसमें गेट लगाएं, नीचे वे जानवर ना आए। ये इशू है। बहुत जगह आंदोलन आपके चल रहे। बाजपुर में उत्तराखंड में 20 गांव की जमीन ली जा रही, वहीं पे ही ये जसपुर में आंदोलन हमारा चल रहा, घर तोड़े जा रहे। ऐसे ही हमारा डोईवाला में, वहां पे भी 20 गांव की जमीन ली जा रही है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट गांव की बात करो भाई, सिटी तो जो बन रहे इसी में ही काम कर लो। तो ये है कि जो ज्ञापन है, जो अधिकारी यहां पे है, गन्ने का रेट का सवाल है। भाई मायावती से भी कमजोर मुख्यमंत्री है क्या ये? मायावती से तो मजबूत है, ज्यादा सिटारी। 40-40 रुपए अगर मायावती बढ़ा सके तो ये क्यों नहीं बढ़ा सकते? लेकिन इनको पावर नहीं है, दिल्ली इनको रोकती है। भाई हम तो धन्यवाद दे देंगे, 80 रुपए का झटका सा मार दो गन्ने में, हम धन्यवाद दे देंगे। दे दोगे धन्यवाद? नहीं भाई। हाँ मायावती से कमजोर थोड़ा है, ना अखिलेश से कमजोर है भाई। अब तो देखो नंबर 1 पे मायावती है, दूसरे पे अखिलेश और तीसरे पे योगी जी। अगर इनको नंबर 1 पाना पड़ेगा तो भाई जंप मारना पड़ेगा। जंप मार दो, हम आपको नंबर 1 पे बता लगेगा। और गन्ने का रेट झूठ बोलते हैं कि गन्ने का भाव हमने पूरा भुगतान कर दिया। आंदोलन जगह जगह चल रहे, भुगतान पूरा कर दिया, होल्डिंग लगा रखे, भुगतान पूरा कर दिया। प्रेस वाले पूछे, भुगतान पूरा कर दिया। लखनऊ में कागजुमा हो गया होगा भुगतान, भाई किसान का तो हुआ नहीं। बुढ़ाने में, इसमें जो बजाज शुगर फैक्ट्रियां हैं, मोदी, ये कई ग्रुप है ऐसे जिन्होंने भुगतान नहीं करा, कुछ फैक्ट्री ने भुगतान करा। डिजिटल भुगतान हो, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। हम तेल ले या कोई चीज लेते हैं तो तुरंत कार्ड दिया, तुरंत पैसे काट ले।
हमारा गन्ने का भी ऐसे ही करवा दो फसलों के। एक आंदोलन के लिए तैयार है आप सब लोग। जो अधिकारी यहां पे हैं वे आ जाए। यहां के बाढ़कर जो सूखे का जो किसान उससे त्रस्त हैं, उसका मुआवजा ये करीब 5-6 स्टेट का मामला है। उनके लिए सब जगह आंदोलन चल रहे। हरियाणा के लोग यहां पे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, इनमें बहुत नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करें। ये हैं अधिकारी आ रहे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको बुलवा लो भाई अधिकारियों को। हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, प्रेस ही हमारे अधिकारी रहे। तो यहां से जो लोग भी जाएंगे उन्हें बुलवाओ एक बार। है क्या अधिकारी? बुलवा लो और जगह छोड़ दो। यहां पे लखनऊ से कौन लोग हैं? उनको आओ जी। राजपाल शर्मा जी, आप बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। आप क्यों मेरा फोटो खिंचवाने की रह रही क्या? बैठे रहो। शर्मा जी इधर आओ। हाँ आओ, इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। इधर आ जाओ, यहाँ आओ, इधर आओ, थोड़ा सा आगे को और आगे को आओ जी। शर्मा जी, सबसे ज्यादा मेहनत भाई बुजुर्ग लोग करने वाले ये, क्योंकि लखनऊ का संगठन का भी निमिट सी रहा। जो नेता थे भाग भूग के भाई कुछ छोड़ के हमसे। लो जी। हाँ नहीं ठीक है, मुलाकात करते रहो, सुख की मुलाकात ना करियो। हाँ ठीक है, लो जी। अब तो पुलिस पे के पास में ज्यादा पावर आ रही, अब काम करते रहो जी। ठीक है, ये लो, इसमें 2 पेज हैं ये। हाँ, ये जहां जहां भी होंगे अपना भेजने का काम करना। ये लो, आप बताओ कुछ। आओ जी। ठीक है, आपका ज्ञापन जो है ससम्मान यहाँ ले लिया गया है और जो भी संबंधित जिम्मेदार पद पे होंगे उन सभी तक आपकी बात पूरे जोर के साथ पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद। आपका सबका धन्यवाद भाई। सब लोग जो गाड़ियों से आ रहे हैं वो बहुत प्यार से जाएंगे। रेलवे उसमें जो जाएंगे, किसी की वसी वो होगी जो रिजर्व सीट, उसको तंग ना करना। किसी का फोन आया था भाई, ये ध्यान रखना। वे ट्रेन वाले भी अपने ही लोग हैं सब।